हे गाइस, वेलकम टू माय प्ले स्टडी चस्का द नॉलेज हब। आज हम एक और नए विषय के बारे में जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भौतिकी की माँ, मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानी जाने वाली मैडम क्यूरी बहुत से मामलों में या तो सबसे पहली या इकलौती रही। आज हम मैडम क्यूरी की किस्मत को इन अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सराहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे संघर्ष और परिश्रम की अकद दास्तां है। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली शख्सियत। रेडियो एक्टिविटी शब्द का पहली बार उपयोग मैडम क्यूरी ने किया था। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी का नाम नहीं सुना होगा। मैडम क्यूरी को न केवल अब तक की सबसे महत्वपूर्ण महिला वैज्ञानिक होने का दर्जा दिया जाता है, बल्कि उन्हें आइंस्टाइन, न्यूटन, फैराडे, डार्विन जैसे असाधारण प्रतिभा संपन्न सर्वकालिक वैज्ञानिकों की फहरिस्त में भी शुमार किया जाता है। वे डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली फ्रांस की पहली महिला थीं और भौतिकी में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाली विश्व की पहली महिला थीं। इसके अलावा पेरिस के सोरबोन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर और प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थीं। रेडियो एक्टिविटी शब्द का इस्तेमाल पहली बार उन्होंने ही किया था। उन्होंने रेडियम की खोज करके न्यूक्लियर फिजिक्स की राह बनाई और बाद में उनकी यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। वे 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली शख्सियत थीं एवं रसायन विज्ञान और भौतिकी दोनों ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली अब तक इकलौती वैज्ञानिक हैं। वह पहली नोबेल विजेता मां थीं जिनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिला। ऊपर दिए गए असाधारण उपलब्धियों के ब्यौरे से आपने इस बात का अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आधुनिक भौतिकी की मां, मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानी जाने वाली मैडम क्यूरी बहुत से मामलों में या तो सबसे पहली या इकलौती रही। आज हम मैडम क्यूरी की किस्मत को इन अद्वितीय उपलब्धियों के लिए सराहते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन पर एक सरसरी निगाह भी डालें तो पता चल जाएगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों से जूझना पीढ़ीडीरा था। आज इन्हीं मैडम क्यूरी का जन्मदिन है। आइए इस अवसर पर उनके बारे में संक्षेप में चर्चा करते हैं, जो गरीबी, एकाकीपन और लैंगिक भेदभाव से LADDD आते लैडीडी डाटते अंधेरे से प्रकाश की विरासत बन गए। मैडम क्यूरी का वास्तविक नाम मारिया सालोमिया स्कोलोडोव्स्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वार्सो शहर में हुआ था। उनके पिता व्लादिस्लाव स्कोलोडोव्स्की गणित और भौतिकी के अध्यापक थे और मां ब्रोनिस्लावा लेडिडाकियों के एक बोर्डिंग स्कूल में हेड मिस्ट्रेस थी। वह अपने माता पिता के 5 बच्चों में से सबसे छोटी थी। मारिया को घर में प्यार से मान्या कहकर बुलाया जाता था। उनकी मां ब्रोनिस्लावा ने मारिया का सही ढंग से पालन पोषण करने के लिए बोर्डिंग स्कूल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही देनी शुरू की। पिता वैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल सिखाने के साथ ही साहित्य और पॉपुलर साइंस की किताबें भी पढ़कर सुनाया करते थे। उन दिनों पोलैंड में रूस के शासक जार के अधीन था। जार पोलैंड के लोगों की संस्कृति, इतिहास और पोलिश भाषा को मिटाने की कोशिशों में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ था। जार की दहशत इतनी ज्यादा थी कि स्कूल कॉलेजों में पोलिश भाषा और पोलैंड का इतिहास भी नहीं पढ़ाया जाता था। ये सब करके जार उन पोल राष्ट्रवादियों और देशभक्तों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहता था, जो रूसी शासन के चंगुल से आजाद होना चाहते थे। मान्या के पिता भी इन्हीं देश प्रेमियों में से थे। पोलैंड की आजादी का खुलकर समर्थन करने की वजह से उनके पिता व्लादिस्लाव स्कोलोडोव्स्की को स्कूल की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मजबूर होकर उन्हें एक के बाद एक निचले दर्जे के शिक्षण संबंधी काम करने पड़ी। मान्या की मां अक्सर बीमार रहती थी। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें टीबी हो गया है। आर्थिक तंगी की वजह से इलाज न करवा पाने और घर की तमाम मुश्किलों से जूझते हुए 1878 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी मां का देहांत हो गया। तब मान्या की उम्र महज 10 साल थी। मां का साया सर से उठ जाने के बाद आखिरकार मान्या को औपचारिक पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल जाना पीढ़ीडीरा। स्कूली पढ़ाई में मान्या ने शानदार प्रदर्शन किया। मारिया जितनी मेहनती और कुशाग्र बुद्धि की छात्रा थी, उतनी ही बड्ढी देशभक्त भी। 1881 में जब रूसी जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या हुई, तब मान्या और उसकी दोस्त काजिया ने खुशी मनाने के लिए खूब नाचा गाया। मान्या हालांकि एक अच्छी छात्रा थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के शुरुआती दिनों में उसने विज्ञान की तरफ ऐसा कुछ खास रुझान नहीं दिखाया था, जिससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता कि वह भविष्य में दुनिया की सबसे मशहूर महिला वैज्ञानिक बनेगी। मैडम क्यूरी की बेटी ईव क्यूरी अपनी मां के बारे में लिखती हैं कि मारिया सालोमिया स्कोलोडोव्स्का का हृदय प्रेम से भरा था। उनके शिक्षकों के मुताबिक उनमें विशेष प्रतिभा थी, लेकिन कुल मिलाकर उनमें अचंभित कर देने वाला ऐसा कोई भी अनूठापन नहीं था जो उन्हें उनके साथ पले बढ़े बच्चों से अलग करती हो।
1883 में मान्या ने हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसमें उसे गोल्ड मेडल भी मिला, मगर उसे इससे खुशी नहीं हुई क्योंकि इसके लिए उसे रूसी शिक्षा अधिकारी से हाथ मिलना पड़ रहा था। कहा जाता है कि हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मान्या डिप्रेशन की शिकार हो गई। पिता ने मान्या को गांव में अपने रिश्तेदारों के पास छुट्टियां मनाने के लिए भेज दिया ताकि वहां वह प्रकृति की छांव में रहकर मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। गांव के उन्मुक्त वातावरण 1 साल बिताकर पूरी तरह से स्वस्थ होकर मान्या वार्सो लौट आई। मान्या आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय पोलैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था। मान्या के भाई जोसेफ को तो वार्सो यूनिवर्सिटी के मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, लेकिन लड़की होने की वजह से मान्या और उसकी बहन ब्रोनिया को प्रवेश नहीं मिला। मान्या ने सोचा कि पैसे कमाकर वह और उसकी बहन यूरोप के दूसरे विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन कर सकती है। इसलिए उसने वार्सो से 100 किलोमीटर दूर एक गांव के एक संपन्न परिवार में गवर्नेंस की नौकरी कर ली और उसी परिवार के एक लेडी डिहाके से प्यार भी कर बैठी। लेकिन लेडी डिहाके का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुआ। प्यार में नाकामयाब होने के बाद मैरी वार्सो लौट आई। वह अपनी बहन ब्रोनिया को इस शर्त के साथ पढ़ने के लिए पेरिस भेज चुकी थी कि वह पैसे कमाकर ब्रोनिया की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाएगी और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रोनिया पेरिस में मैरी के रहने व पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। वार्सो में काफी दौड़-दौड़ धूप करने के बाद एक धनी व्यापारी के यहाँ मैरी को गवर्नेंस की दोबारा नौकरी मिल गई। आखिरकार मैरी की मेहनत रंग लाई। ब्रोनिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसने को चिट्ठी लिखकर पेरिस आने को कहा। नवंबर 1891 में मान्या पेरिस पहुंची। पेरिस में वह ब्रोनिया के घर रहने लगी। ब्रोनिया ने एक पोल राष्ट्रवादी काशिमीर डलुस्की से शादी कर ली थी। मेरी ने पेरिस के सोर्बोन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपना नाम भी बदलकर मान्या से मैरी स्कोलोडोव्स्का रख लिया। चूंकि मैरी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 6 साल तक औपचारिक अध्ययन से दूर रही थीं, इसलिए उनको पढ़ाई के लिए अन्य विद्यार्थियों से ज्यादा मेहनत करना पीडीडी डेच रहा था। घोड़ागाड़ी से घर से यूनिवर्सिटी पहुंचने में मैरी को 1 घंटा लग जाता था और ब्रोनिया काशिमीर का घर उन पोल राष्ट्रवादियों का अड्डा बन चुका था जो रात दिन राजनीतिक बहस में मशगूल रहते थे। इससे मैरी की पढ़ाई में खलल पड़ी ढीती थी। इसलिए मैरी ने बहन का घर छोड़कर यूनिवर्सिटी के पास एक सस्ता, गंदा और खस्ताहाल कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें छत की ढलान से सटा हुआ एक छेद ही रोशनी और हवा का जरिया थी। मैरी इसी कमरे में एकाग्र होकर दिन भर पढ़ाती और रात होते ही ठंड से बचने और रोशनी के लिए सेंट जेनेविये लाइब्रेरी की शरण ले लेती। आर्थिक तंगी के बीच मैरी ने अपने सपनों का पीछा करते हुए ब्रेड बटर, चाय, फल, अंडे वगैरह से गुजारा करते हुए रात दिन परिश्रम किया। 1893 में मैरी ने न सिर्फ भौतिकी में मास्टर की डिग्री हासिल की, बल्कि कक्षा में प्रथम स्थान भी हासिल किया। पोलैंड के दूरदराज इलाके से आई एक गरीब लेडी डिहाकी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद जब मैरी वार्सो लौटी तो उन्हें आशा थी कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कोई बढ़िया काम मिल जाएगा। लेकिन मैरी की उम्मीदें धरियों की धरी रह गईं जब वार्सो यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्त्री होने की वजह से अध्यापन कार्य देने से इनकार कर दिया। इससे मैरी निराश हो गई, लेकिन उन्हें जब उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने के इच्छुक पोल छात्रों को मिलने वाली 600 रूबल की स्कॉलरशिप मिली तो मानो उनके सपनों को नए पर लग गए। इस स्कॉलरशिप की मदद से मैरी ने पेरिस में दोबारा गहन अध्ययन शुरू किया और 1894 में उन्होंने गणित में मास्टर की डिग्री हासिल की। नौकरी मिलते ही मैरी ने स्कॉलरशिप स्वरूप मिली 600 रूबल की राशि को इस उद्देश्य से पोलैंड स्थित एनजीओ को वापस कर दी ताकि किसी अन्य पोल छात्र को उन्हीं की तरह उच्च अध्ययन का मौका मिल सके। मैरी को पहला काम सोसाइटी फॉर एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री से अलग अलग तरह के स्टील्स के केमिकल स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता लगाने का मिला। इसी काम के सिलसिले में मैरी की मुलाकात प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से हुई। पियरे क्यूरी सिटी ऑन पेरिस इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रयोगशाला के प्रमुख थे। पियरे और मैरी इसी प्रयोगशाला में एक साथ काम करने लगे। विज्ञान के प्रति दोनों के आपसी जुनून ने उन्हें करीब ला दिया और उनमें एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने लगी। आखिरकार पियरे ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैरी अपने देश, अपने पिता के पास पोलैंड वापस जाना चाहती थी। मगर पियरे का प्यार मैरी को खींच लाया और उन दोनों ने जुलाई 1895 में शादी कर ली। 1896 में मैरी ने स्टील्स पर अपना शोध पूरा कर लिया। उसके बाद मैरी ने भौतिकी में डॉक्टरेट करने का फैसला किया।
वे अपनी थीसिस के लिए एक ऐसे विषय की तलाश में थे जो एकदम नया हो, क्योंकि विज्ञान में शोध करने के लिए यह जरूरी होता है कि शोधकर्ता उसी विषय में अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए शोधों को भी उद्धारित करे। जाहिर है कि मैरी इस मामले में काफी सजग थी। 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकेरल ने भौतिकी के क्षेत्र में एक बेहद अप्रत्याशित खोज की थी, जिसे बाद में रेडियो एक्टिविटी कहा गया। इस खोज के माध्यम से बैकेरल ने यह बताया कि अंधेरे में रखे यूरेनियम लवण भी फोटोग्राफिक प्लेटों को कुहासा कर देने वाली किरणें छोड़ते हैं। इसे एक्सरे की तर्ज पर यूरेनियम रे का नाम दिया गया। मैरी क्यूरी ने अपनी थीसिस के विषय के लिए यूरेनियम रे को चुना। चूंकि विषय नया था, इसलिए पुराने शोधों को उद्धृत करने की झंझट से उन्हें छुटकारा मिल गया। लिहाजा वे तुरंत प्रयोग शुरू करने की स्थिति में थे। अपने प्रयोगों के जरिए मैरी ने जल्दी ही पता लगा लिया कि यूरेनियम के साथ साथ थोरियम से भी ऐसी ही अदृश्य किरणें निकलती हैं। किसी पदार्थ से अदृश्य किरणें निकलने की इस विशेषता को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। कुछ और प्रयोगों के बाद मैरी इस नतीजे पर पहुंची कि यूरेनियम की कच्ची धातु पिचब्लेंड और चाल्कोसाइट से यूरेनियम और थोरियम से भी ज्यादा ताकतवर किरणें निकलती हैं। अब उनके पति पियरे क्यूरी को भी मैरी के शोध कार्यों में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपने बाकी सारे काम छोड़कर रेडियो एक्टिविटी पर मैरी के साथ शोध शुरू कर दिया। आखिरकार क्यूरी दंपति ने बेहद कठिन परिस्थितियों में बगैर सर्दी गर्मी की परवाह किए रात दिन एक करके 2 नए तत्वों की खोज कर डाली। पहले तत्व का नाम उन्होंने अपने मूल देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम और दूसरे का नाम रेडियम रखा। दोनों के सामने अगली चुनौती थी पिचब्लेंड से पोलोनियम व रेडियम को शुद्ध रूप में प्राप्त करना। लगभग 3 साल की कड़वी मशक्कत और कई टन पिचब्लेंड अयस्क को संसाधित करने के बाद क्यूरी दंपति ने आखिरकार 0.1 मिलीग्राम रेडियम निकालकर उसके परमाणु भार का पता लगाया और यह साबित कर दिया कि रेडियम एक नया तत्व है। मैरी ने अपनी डॉक्टर थीसिस इसी विषय पर लिखकर 1903 में पीएचडी की डिग्री हासिल की और विश्व की पहली ऐसी महिला बन गईं जिसे यह गौरव प्राप्त हुआ था। मैरी की थीसिस के परीक्षकों के मुताबिक डॉक्टरेट पाने के लिए लिखे गए किसी थीसिस के जरिए विज्ञान के क्षेत्र में इतना बढ़ा योगदान पहली बार दिया गया था। इसके कुछ महीने बाद रॉयल इंस्टीट्यूशन के बुलावे पर क्यूरी दंपति इंग्लैंड गई। उस समय इंग्लैंड में महिलाओं को वैज्ञानिक के रूप में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया जाता था। इसी वजह से मैरी क्यूरी को किसी भी कॉन्फ्रेंस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। सभी व्याख्यान